इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स देखते हैं गवर्नेंस के। तो न्यूज़ में क्यों है मिशन कर्मयोगी, जैसे कि बहुत ये हाईलाइट हुआ था। देखिए, गुड गवर्नेंस डे सेलिब्रेट होता है 25 दिसंबर को। ये जो हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर थे श्री अटल बिहारी वाजपेयी, इनको ऑनर दिया जाता है ताकि, और ये क्यों मनाया जाता है, मनाया जाता है कि हम सिटीजन सेंट्रिक, एफिशिएंट और ट्रांसपेरेंट गवर्नेंस को प्रमोट कर सके और इम्प्रूव कर सके सर्विस डिलीवरी, इसलिए इसको मनाया जाता है। मिशन कर्मयोगी के 6 पिलर हैं। पहला है जैसे पॉलिसी फ्रेमवर्क, इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क, कंपिटेंसी फ्रेमवर्क, डिजिटल लर्निंग फ्रेमवर्क, इंटीग्रेटेड गवर्नमेंट ऑनलाइन ट्रेनिंग कर्मयोगी प्लेटफॉर्म, आई गॉट कर्मयोगी। फिर आता है इलेक्ट्रॉनिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सिस्टम, आता है मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ फ्रेमवर्क। अब हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देखिए, गुड गवर्नेंस डे पे जो मिनिस्ट्री है पर्सनल की, पब्लिक ग्रीवेंसेस की और पेंशन की, उन्होंने एक एक्सटेंडेड वर्जन जो है मिशन कर्मयोगी का वो लॉन्च किया है। अब हम पढ़ते हैं मिशन कर्मयोगी के बारे में। तो मिशन कर्मयोगी है जो नेशनल प्रोग्राम फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। इसका एम है कि एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस विद राइट एटीट्यूड, स्किल्स और नॉलेज अलाइन टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। मिशन योगी जो है, मिशन कर्मयोगी का ये इसको बोलते हैं नेशनल प्रोग्राम है ये फॉर सिविल सर्विसेज कैपेसिटी बिल्डिंग। तो एम क्या है इनका कि हमें एक फ्यूचर रेडी सिविल सर्विस बनाना है जिसमें एटीट्यूड, राइट एटीट्यूड हो, इनोवेटिव हो, प्रोफेशनल हो, एटसेट्रा, स्किल्स, टेक्नोलॉजी इनेबल्ड एंड नॉलेज अलाइन टू द विजन ऑफ न्यू इंडिया। कुछ नए फीचर है जो लॉन्च हुए थे ऑन मिशन कर्मयोगी प्लेटफॉर्म। अब आता है जैसे माई आई गोट डिलीवर करता है टारगेटेड ट्रेनिंग कोर्सेज ऑफ इंडिविजुअल ऑफिसर्स। ब्लेंडेड प्रोग्राम होंगे, फैसिलिटेट करता है कि इक्विटेबल एक्सेस हो ट्रेनिंग मेथोडोलॉजी को अक्रॉस ऑल लेवल ऑफ, इंटीग्रेट्स ऑफलाइन क्लासरूम कोर्सेज विद ऑनलाइन लर्निंग कंपोनेंट्स। क्लासरूम कोर्सेज विकास वेरिएबल एंड इमर्सिव कर्मयोगी एडवांस्ड सपोर्ट। अब इसमें क्या आता है, इसमें आता है कि न्यू ब्लेंडेड लर्निंग प्रोग्राम है ये मैनेजमेंट के लिए। किसका मैनेजमेंट? सिविल सर्वेंट का। और किसमें? सेंट्रल सेक्रेटेरिएट में। क्यूरेटेड प्रोग्राम केटर डाइवर्स लर्निंग नीड्स है मिनिस्ट्रीज की, डिपार्टमेंट्स की, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस की। 12 डोमेन स्पेसिफिक कैपेसिटी बिल्डिंग ई लर्निंग कोर्सेज है वो डेवलप हो चुके हैं। इंस्ट्रक्शन जो है वो भी इश्यूज हो चुके हैं रिगार्डिंग एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स फ्रॉम प्राइवेट बॉडीज एंड इंस्टीट्यूट इन अकॉर्डिंग्स विद रूल 14 ऑफ सेंट्रल सिविल सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964। सिविल सोसाइटी सर्विसेज कंडक्ट रूल्स 1964 गवर्न करता है कंडक्ट किसका? गवर्नमेंट एम्प्लॉयज का, इसमें इंडिया में। कर्मयोगी प्रारंभ एक ऑनलाइन ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, ये अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंडर में है, पब्लिक ग्रीवेंसेस और पेंशन्स इसके अंडर है ये। इस प्रोग्राम का एम है कि ये सारी जितनी भी नेसेसरी डिटेल्स है गवर्नमेंट की पॉलिसीज के रिगार्डिंग वो न्यूली जो अपॉइंटीज है रिक्रूटेड थ्रू रोजगार मेला उनको ये बता सके। तो ये क्या इंक्लूड करता है? इसमें 8 कोर्सेज होते हैं जो कि इस वजह से बनाए जाते हैं ताकि रोजगार मेला के जो अपॉइंटीज हैं उनको हेल्प कर सके। ये एम्बिट ऑफ मिशन कर्मयोगी के अंडर फॉल करता है। राइट टू इंफॉर्मेशन RTI, सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्ट किया है सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट को कि आप वैकेंसी फिल करो सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में और स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन में। राइट टू इंफॉर्मेशन क्या है? राइट टू इंफॉर्मेशन जो है इसका मतलब होता है कि कोई भी सिटीजन है वो रिक्वेस्ट करता है किसी भी इंफॉर्मेशन को जो सपोज्ड टू बी पब्लिक नॉलेज फ्रॉम ऑफिसेज और डिपार्टमेंट ऑफ स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट। नोडल एजेंसी डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल, पब्लिक ग्रीवेंसेस एंड पेंशन, ये आता है। अब आता है की प्रोविजंस क्या है इस एक्ट के। ओके, तो सेक्शन 2 जो है वो कहता है 2H पब्लिक अथॉरिटी का मतलब होता है कि अथॉरिटी जो
authority constituted by or under the constitution, by any other law made by parliament या फिर state legislature. नोटिफिकेशन से भी हो सकता है, जो नोटिफिकेशन इशू होता है, या फिर ऑर्डर बाय द appropriate government and includes any body owned, controlled, substantially financed. Non-government organization substantially financed directly या फिर indirectly by fund provided by the appropriate government. सेक्शन 6(1) क्या कहता है? एक पर्सन है जिसका डिजायर कि उसको ऑब्टेन करना है कोई भी इंफॉर्मेशन, तो उसको एक रिक्वेस्ट बनानी होगी पहले, या तो वो राइटिंग में हो सकती है या फिर इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू सेंट्रल पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी होगी या फिर स्टेट पब्लिक इंफॉर्मेशन ऑफिसर को देनी होगी. सेक्शन 7 जो है वो फिक्स करता है टाइम लिमिट, कि हम इस टाइम लिमिट में आपको ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे. ठीक है, पब्लिक इंफॉर्मेशन आप ये इस टाइम पे हम क्या करेंगे, इंफॉर्मेशन आपको देंगे. सेक्शन 8 एग्जेम्पशन है फ्रॉम डिस्क्लोजर ऑफ इंफॉर्मेशन. एग्जेम्पशन क्या है? अंडर आरटीआई एक्ट 2005 की सेक्शन 24 जो है आरटीआई एक्ट का, वो ये कहता है कि ये जो लॉ है वो एप्लीकेबल नहीं है इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी ऑर्गेनाइजेशन के लिए स्पेसिफाइड इन द सेकंड शेड्यूल. हाउएवर इंफॉर्मेशन जो है, जो जैसे कि आप एलिगेशन जो है करप्शन का, ह्यूमन राइट्स वायलेशन का, वो इसमें हम एक्सक्लूड उनको नहीं करना चाहिए, मतलब ये इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइड की जाएगी. सेकेंड शेड्यूल इंक्लूड करता है अंडर इट्स एम्बिट इंस्टीट्यूशन लाइक RAW, IB, CERT इन एटसेट्रा. दूसरे एग्जेम्पशंस भी है अंडर RTI एक्ट 2005 जो इंक्लूड करता है सेक्शन 8(1), जैसे कि हमें लिस्ट इसमें लिस्ट है ऑल द एग्जेम्पशन ऑफ द इंफॉर्मेशन रिफर टेबल. तो यहाँ पे क्या है कि अगर हुज डिस्क्लोजर वुड प्रिजुडिशियली अफेक्ट करता है सॉवरेंटी को, इंटेग्रिटी को इंडिया में, वो इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी. सिक्योरिटी है, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक या इकोनॉमिक इंटरेस्ट है स्टेट का, रिलेशन विद फॉरेन स्टेट और लीड टू इंसाइटमेंट ऑफ ऑफेंस, तो ये इंफॉर्मेशन नहीं दी जाएगी, जो कॉन्स्टिट्यूट कर सकती है कंटेम्प्ट किसका, कोर्ट. That would cause a breach of legislative privilege received in confidence from foreign government available to a person in his fiduciary relationship unless competent authority is satisfied that larger public interest warrant disclosure of such information. अब आता है यहाँ पे इंक्लूडिंग कमर्शियल कॉन्फिडेंस, ट्रेड सीक्रेट्स या फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी. डिस्क्लोजर जो है उसका वो हार्म करेगा कॉम्पिटिटिव पोजीशन को थर्ड पार्टी के, अनलेस जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है वो सेटिस्फाइड है दैट लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट वारंट डिस्क्लोजर ऑफ सच इंफॉर्मेशन. डिस्क्लोजर जो है इसका वो एंडेंजर करेगा या तो लाइफ को या फिर जो फिजिकल सेफ्टी है किसी भी पर्सन की, विच वुड इम्पीड द प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टिगेशन और एप्रीहेंशन और प्रोसिक्यूशन ऑफ ऑफेंडर्स. कैबिनेट पेपर्स जो कुछ स्पेसिफाइड एग्जेम्पशन के अंदर आते हैं जो रिलेट करता है टू पर्सनल इंफॉर्मेशन. डिस्क्लोजर जो है उसका हैज नॉट रिलेशनशिप टू एनी पब्लिक एक्टिविटी और इंटरेस्ट और विच वुड कॉज अनवारंटेड इन्वेजन्स ऑफ द प्रिवेसी. ठीक है, अब यहाँ पे आता है सेक्शन 82 सेक्शन 82 इंफॉर्मेशन जो एग्जेम्प्टेड है अंडर सब सेक्शन 1 और ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट 1923 कैन बी डिस्क्लोज्ड इफ द पब्लिक इंटरेस्ट in disclosure outweigh the harm to the protected interest. ये इनका क्या है कहना है. अब यहाँ पे ऊपर देख लेते हैं हम. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन जो है स्टैट्यूटरी बॉडी है, ये बनी थी, हाँ ये हमने पढ़ लिया है. ओके, ये नहीं पढ़ा है. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन ये 2005 में जो आरटीआई एक्ट आया था तभी ये बनी थी. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन स्टैट्यूटरी बॉडी है, लॉ से बनी है, लॉ पास होके. अपॉइंटमेंट क्या होता है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वो अपॉइंटमेंट करते हैं ऑन रिकमेंडेशन ऑफ कमेटी कंसिस्टिंग, जैसे कमेटी में होते हैं प्राइम मिनिस्टर हो गए, लीडर होगा अपोजिशन का लोकसभा में, यूनियन कैबिनेट मिनिस्टर है जिनको पीएम नॉमिनेट करेंगे, टेन्योर 3 साल का है या फिर 65 साल का. कंपोजिशन क्या है इसमें, चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर और नॉट मोर देन 10 इंफॉर्मेशन कमिश्नर नॉट एलिजिबल फॉर रीअपॉइंटमेंट. फंक्शन क्या है, पावर है इनके पास सिविल कोड की इन रेस्पेक्ट ऑफ समनिंग, रिक्वायरिंग डॉक्यूमेंट्स एटसेट्रा.
रिसीव करता है, इंक्वायर करता है कंप्लेन में, किस कोई भी पर्सन चाहे कंप्लेन दे दो रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन रिक्वेस्टेड अंडर आरटीआई 2005। आधार आधार का देखते हैं न्यूज में क्यों था। देखिए मिनिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने प्रपोज किया है रूल, ताकि जो आधार है, आधार का ऑथेंटिकेशन को हम क्या कर सके, इनेबल कर सके बाय एंटिटीज अदर देन गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट फॉर बेटर डिलीवरी ऑफ सर्विसेज टू सिटीजन। एट प्रेजेंट जो मिनिस्ट्रीज है, डिपार्टमेंट है, वो उन्हीं को सिर्फ उन्हीं को सिर्फ अलाउ है कि आप ले सकते हैं आधार ऑथेंटिकेशन कर सकते हैं अंडर 2020 रूल्स। So it is allowed for purposes like in the interest of good governance, preventing leakage of public funds and enablement of innovation and spread of knowledge. Entities जैसे कि बैंक है, टेलीकॉम कंपनीज है, ये अलाउड थी क्या परफॉर्म करने के लिए, ऑथेंटिकेशन किसका, UIDAI का। अब यहाँ पे ये सेटिस्फाइड था विद स्टैंडर्ड ऑफ प्रिवेसी एंड सिक्योरिटी। अब क्या है, इट इज प्रपोज दैट कि कोई भी एंटिटी है अदर देन अ मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट जो डिजायर करता है, जिसका डिजायर है कि वो यूज कर सकते हैं आधार और ऑथेंटिकेशन, तो इनको क्या सबमिट करना है, इसका प्रपोजल इसको जो मिनिस्ट्री है, कंसर्न जो मिनिस्ट्री है, डिपार्टमेंट है, वहां पे जाके भेजा जाएगा। वो सेंटर पे भी होगा, स्टेट लेवल पे भी हो सकता है। एक बार ये देख लेते हैं आधार के की फीचर क्या है। यूनिकनेस है, ये 12 डिजिट का एक यूनिक नंबर होता है, कोई भी जो रेसिडेंट है उसका डुप्लीकेट नंबर नहीं बना है, ना बन सकता, ना बनेगा, क्योंकि ये इंडिविजुअल के बायोमेट्रिक्स के साथ लिंक है। रैंडम नंबर कैप्चर नहीं करता डिटेल, जैसे कि कास्ट क्या है, रिलीजन क्या है, इनकम कितनी है, हेल्थ क्या है, ज्योग्राफी के बारे में। स्केलेबल टेक्नोलॉजी आर्किटेक्चर, रेजिडेंट्स का जो डेटा है वो स्टोर होता है सेंट्रली, और ऑथेंटिकेशन जो है वो हम कर सकते हैं, ऑनलाइन कर सकता है कहीं से भी इन द कंट्री। टारगेटेड डिलीवरी, आधार क्या है, मैंडेटरी है। अगर आपको सब्सिडी चाहिए या फिर बेनिफिट चाहिए तो आधार कार्ड जो है वो मैंडेटरी हो जाता है। और अंडर सेक्शन 7 एंड फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न, ये एक आपका एड्रेस प्रूफ की तरह भी काम कर सकता है, आइडेंटिटी की तरह भी सर्व करता है एज अ प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस फॉर रेसिडेंट्स ऑफ इंडिया। लेकिन ये सिटीजनशिप आपकी नहीं बताता है। इलेक्ट्रॉनिक बेनिफिट ट्रांसफर, यूआईडी इनेबल्ड बैंक अकाउंट नेटवर्क ऑफर करेगा एक सिक्योर और लो कॉस्ट प्लेटफॉर्म टू डायरेक्टली रेमिट बेनिफिट्स टू रेसिडेंट्स। अब इसकी की टेक्नोलॉजी फीचर्स क्या है। बायोमेट्रिक्स बेस्ड डी डुप्लीकेशंस, बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर्स जो है प्रेजेंटली operational use facial image as additional biometric attributes for reduplication along with 10 fingerprints and 2 RIIS biometric fraud detection। बायोमेट्रिक सर्विस प्रोवाइडर जो है वो करेंटली डिटेक्ट करता है मिक्स्ड बायोमेट्रिक्स को, रॉन्ग फिंगर्स को, नॉन ह्यूमन फिंगर्स को, गमी के फिंगर्स को, इन्वर्टेड RIRIS इमेजेस को और क्लोज्ड आईज को ड्यूरिंग एनरोलमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनली जो है, कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी क्या है आधार कार्ड का, जस्टिस KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जो है। आधार टारगेटेड डिलीवरी जो है फाइनेंशियल और दूसरी सब्सिडीज बेनिफिट्स की और सर्विसेज एक्ट की 2016। आधार क्या था, ये एक एपेक्स कोर्ट है, उसके जो बिफोर है वहां पे इसको क्या करा था, एक सेकेंड, आधार को चैलेंज किया था एपेक्स कोर्ट के सामने ऑन द ग्राउंड दैट ये पास था एज अ मनी बिल, देयरबाय सर्कमवेंटिंग द अपर हाउस ऑफ पार्लियामेंट। KS पुट्टास्वामी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया जजमेंट आया था 2018 में। इसने टॉप कोर्ट ने अफर्म किया था कॉन्स्टिट्यूशनैलिटीज किसका, आधार एक्ट का। अब इसकी की ऑब्जर्वेशन क्या है, एक्ट वो कम्पिटेंटली पास था, पार्लियामेंट ने पास किया था, इवन दो इट वाज पास्ड एज अ मनी बिल। तो एक्ट वायलेट नहीं करता फंडामेंटल राइट्स जो आर्टिकल 14, 15, 19, 21 में गारंटीड है। आधार क्या होगा, मैंडेटरी होगा अगर आपको एक्सेस करना है सोशल वेलफेयर स्कीम्स को, बट इट कैन नॉट बी फोर्स ऑन पीपल फॉर ओपनिंग बैंक अकाउंट्स और फॉर मोबाइल एंड इंटरनेट कनेक्शंस। अब
यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया UIDAI स्टैट्यूटरी बॉडी है, मतलब लॉ को पास करके बनी है। जेनेसिस क्या है, एस्टेब्लिश हुई थी अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। फंक्शन क्या है, इशू करती है यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, रेस्पॉन्सिबल है आधार एनरोलमेंट के लिए और ऑथेंटिकेशन के लिए, इंक्लूडिंग ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ ऑल स्टेजेस ऑफ आधार लाइफ साइकिल। डेवलप करता है पॉलिसी को, प्रोसीजर को और सिस्टम को क्या इशू करने के लिए, आधार नंबर किसको, इंडिविजुअल्स को। परफॉर्म करता है ऑथेंटिकेशन और सिक्योरिटी किसका, आइडेंटिटी का, आइडेंटिटी किसकी, इंफॉर्मेशन की, और ऑथेंटिकेशन रिकॉर्ड्स किसके लिए, इंडिविजुअल्स के लिए। रेगुलेशन किसका, ऑनलाइन गेमिंग का। ये न्यूज़ में क्यों है, देखिए मिनिस्ट्री जो है इलेक्ट्रॉनिक्स की और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की, उन्होंने अमेंड किया है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस और डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड रूल्स को, जो कि IT रूल्स है 2021 का। ये न्यूज़ में है, इनका एम ये है कि इनको एनफोर्स करना है ग्रेटर डिलीजेंस कैसे, बाय ऑनलाइन गेमिंग और सोशल मीडिया इंटरमीडिएरी इन रेस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन गेम्स एंड फेक और फॉल्स मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू गवर्नमेंट ऑफ बिजनेस। रूल जो है अमेंडमेंट के टू IT रूल्स 2021, वो सेक्शन 87 जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 उसके अंडर लाए गए हैं। IT का रूल जो है 2021 का वर ब्रोट आउट फॉर रेगुलेटिंग सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज। की फीचर्स क्या है रूल्स के और ऑनलाइन गेमिंग के। की फीचर्स देखिए ये है कि क्लियर डेफिनेशन, ऑनलाइन गेम का मतलब होता है जो इंटरनेट पे आप खेलते हो और एक्सेसिबल है बाय यूजर थ्रू अ कंप्यूटर रिसोर्स और एन इंटरमीडिएरी। ऑनलाइन गेमिंग इंटरमीडिएरी क्या है, इसका मतलब होता है इंटरमीडिएरी जो इनेबल करता है यूजर को इसके ऑफ इट्स कंप्यूटर रिसोर्स टू एक्सेस वन और मोर ऑनलाइन गेम्स। रोल क्या है इंटरमीडिएरीज का, हमें क्या बनाना है, रीजनेबल एफर्ट बनाने हैं टू नोट, होस्ट, पब्लिश और शेयर एनी ऑनलाइन गेम दैट कैन कोज द यूजर हार्म और दैट हैज बीन वेरीफाइड एज अ परमिसिबल ऑनलाइन गेम बाय एन ऑनलाइन गेमिंग सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी या बॉडीज जो डेजिग्नेटेड है बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। इंटरमीडिएरी का क्या होगा, इसका विल ऑल्सो हैव टू इंश्योर दैट कोई भी एडवर्टीजमेंट या सरोगेट एडवर्टीजमेंट या फिर प्रमोशन किसी भी ऑनलाइन गेम का जो परमिसिबल नहीं है वो होस्टेड है, इज होस्टेड ऑन इट्स प्लेटफॉर्म। एडिशनल ऑब्लिगेशन क्या है OGI के, एडिशनल इनके ऑब्लिगेशन है कि जो अमेंडेड रूल्स आया है वो कास्ट करता है एडिशनल ऑब्लिगेशंस ऑन OGI रिलेशन टू ऑनलाइन गेम्स इन्वॉल्विंग रियल मनी। तो इसमें क्या क्या है, जैसे कि डिस्प्लेइंग किसका, मार्क ऑफ वेरिफिकेशन का बाय द सेल्फ रेगुलेटरी बॉडी ऑन सच गेम्स, informing their users of the policy for withdrawal or refund of the deposit, obtaining the KYC details of the users and not giving credit or enabling financing by third parties to the users। ये इसमें आता है। मल्टीपल SRBS MEITY नोटिफाई करता है मल्टीपल SRBS को। इनका पर्पस है कि इनको ऑनलाइन गेम को वेरीफाई करना है एज अ परमिसिबल वन। SRB जो है उसको फुलफिल करना है ये क्राइटेरिया। जैसे कंपनी जो रजिस्टर्ड है सेक्शन 8 के अंडर, नोट फॉर प्रॉफिट एंटिटी ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, रिप्रेजेंटेशन किसका, ऑनलाइन गेमिंग इंडस्ट्री का, प्रमोटिंग ऑनलाइन गेम्स इन अ रिस्पॉन्सिबल मैनर, इनकॉर्पोरेट्स प्रोविजंस रिलेटेड टू ग्रीवेंस रिड्रेसल, आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल, डिस्क्लोजर एंड रिपोर्टिंग एंड क्लियर क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप। अथॉरिटी क्या है SRBS की, SRB कैटेगराइज कर सकती है किसी भी गेम को एज परमिसिबल गेम इफ इट इज सेटिस्फाइड दैट कि ये जो ऑनलाइन गेम है इन्वॉल्व नहीं करता वेगरी या फिर कोई भी आउटकम। OGI जो है और जो गेम है वो कंप्लाई करता है रूल्स और रिक्वायरमेंट्स जो लॉ के अंदर है फॉर बीइंग कॉम्पिटेंट टू एंटर इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट करेंटली एट 18 ईयर्स। 18 साल के बाद आप ये सब कर सकते हैं। OGI जो गेम है कंप्लाइज करता है विद द फ्रेमवर्क मेड बाय SRB रिगार्डिंग सेफगार्ड। प्रोहिबिशन भी है इसमें। ऑनलाइन गेम जो इन्वॉल्व करता है किसी भी तरह की गैम्बलिंग जैसे एड्स, उसको यहाँ पे प्रोहिबिट किया जाएगा। कंज्यूमर प्रोटेक्शन की बात हो रही है। रिसेंटली क्या हुआ है कि एक फाइंडिंग आई है जो सजेस्ट करती है कि कंज्यूमर कमीशंस में बहुत ज़्यादा पेंडेंसी है। तो यहाँ पे इसने शो किया है एक डिक्लाइनिंग ट्रेंड फ्रॉम
5.5 लाख इन दिसंबर टू 5.45 लाख इन सितंबर 2023। कंज्यूमर कौन होता है? देखिए, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो होता है 2019 के हिसाब से, कंज्यूमर एक पर्सन है जो बाइज करता है किसी भी गुड्स को या फिर सर्विसेज को अवेल्स करता है फॉर कंसिडरेशन विच हैज बीन पेड और प्रोमिस्ड और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रोमिस्ड और अंडर एनी स्कीम ऑफ डिफर्ड पेमेंट। इट अप्लाइज टू बोथ ऑफलाइन एंड ऑनलाइन ट्रांजेक्शन। इलेक्ट्रॉनिक मीन्स के थ्रू भी हो सकता है, टेलीशॉपिंग के थ्रू भी हो सकता है, या फिर डायरेक्ट सेलिंग या फिर मल्टी लेवल मार्केटिंग के थ्रू भी ये हो सकता है। हावेवर, कोई भी पर्सन जो ऑब्टेन करता है गुड्स या अवेल करता है सर्विसेज रीसेल के लिए फिर या फिर कमर्शियल पर्पसेस के लिए, तो उसको हम कंज्यूमर नहीं बोलते। और ये सीपीए जो है 2019 यानी कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट उससे बाहर है। कंज्यूमर की कुछ राइट्स देख लेते हैं। इसको इंफॉर्मेशन की राइट है, राइट टू बी हियर्ड, राइट टू सेफ्टी, राइट टू चूज, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का प्रोवाइड करता है सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन ये जुरिस्डिक्शन में आता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन के, स्टेट कमीशन के या फिर नेशनल कमीशन के रूल्स 2021 के हिसाब से। इनको प्रोवाइड करना सिंपल, स्पीडी, इनएक्सपेंसिव रिड्रेसल किसका? कंज्यूमर डिस्प्यूट्स का। सीपीए 2019 एनविसेज करता है एक 3 टायर क्वासी जुडिशियल मशीनरी है। नेशनल लेवल पे भी होती है, स्टेट लेवल पे भी होती है और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी होती है। कॉन्फोनेट प्रोजेक्ट ये स्टैंड करता है एक कंप्यूटराइजेशन और कंप्यूटर नेटवर्किंग किसका? कंज्यूमर फोरम का इन द कंट्री। इट वाज इम्प्लीमेंटेड इन द बैकड्रॉप ऑफ सीपीए 1986। अब आता है इसका जो एम है वो है कि इनको इम्प्रूव करना है ऑपरेशनल एफिशिएंसी को, कोऑर्डिनेशन को, एक्सेसिबिलिटी को और स्पीड इन जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। और क्या सेट करना है? इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इंफ्रास्ट्रक्चर एट कंज्यूमर रिड्रेसल कमीशन ऑल ओवर इंडिया। इंटीग्रेटेड ग्रीवेंस रिड्रेस मैकेनिज्म पोर्टल ये डेवलप हुआ था अंडर द एजेस ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, ताकि अवेयरनेस को क्रिएट कर सके, एडवाइस को क्रिएट कर सके, रिड्रेस कर सके कंज्यूमर ग्रीवेंसेस को और एक्ट कर सके एज अ सेंट्रल रजिस्ट्री फॉर लॉजिंग कंज्यूमर ग्रीवेंसेस। ई दाखिल पोर्टल क्या है? प्रोवाइड करता है हेजल फ्री, स्पीडी और इनएक्सपेंसिव फैसिलिटी किसको? कंज्यूमर को अराउंड द कंट्री टू कन्वीनियंटली अप्रोच द रेलिवेंट कंज्यूमर फोरम, डिस्पेंसिंग द नीड टू ट्रैवल एंड बी फिजिकली प्रेजेंट। सर्टिफिकेशन मेकर क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं, सेंसिटाइज करते हैं कंज्यूमर को रिगार्डिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स। ओके, सो ये जो हमारा 8.6 का टॉपिक है वो है गाइडलाइंस फॉर सेलिब्रिटीज, इन्फ्लुएंसर्स एंड वर्चुअल इन्फ्लुएंसर। इनके लिए कुछ गाइडलाइंस है। एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड काउंसिल ऑफ इंडिया ने रिलीज किया था एक कॉम्प्रिहेंसिव गाइडलाइन किन के लिए? इन्फ्लुएंसर के लिए जो एडवर्टाइज करते हैं डिजिटल मीडिया पे। ठीक है, ये जो गाइडलाइंस है वो क्या है? एक एक्सटेंशन है टू द गाइडलाइंस फॉर प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 का। डिपार्टमेंट जो है ये आता है डिपार्टमेंट ऑफ कंज्यूमर अफेयर, कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री जो एक्टिवली क्या करेगी? इसको मॉनिटर करेगी और जितनी भी गाइडलाइंस है उनको एनफोर्स करने का काम इन्हीं का है। इन्फ्लुएंसर जो है अगर वो वायलेशन कर रहे हैं किसी भी गाइडलाइन का, उनको पेनल्टीज फेस करनी पड़ेगी अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। ओके जी, सो की प्रोविजंस क्या है सेलिब्रिटीज के लिए, इन्फ्लुएंसर के लिए और वर्चुअल इन्फ्लुएंसर के लिए? इनके लिए प्रोविजंस इस तरह के हैं कि डिस्क्लोजर जो भी मटेरियल है, कनेक्शंस है जैसे कि मॉनेटरी या फिर दूसरा कंपनसेशन, फ्री प्रोडक्ट्स between the advertiser and the influencer, it must be upfront and prominent so that it is not missed by an average consumer. Terms including advertisement, sponsored collaboration और paid promotion वो use हो सकते हैं, which must be indicated as a hashtag और headline text. Due diligence, एंडोर्सर्स जो है वो एनकरेज है कंडक्ट करने के लिए थोरो रिव्यू और इंश्योर करते हैं कि दे आर इन अ पोजीशन टू सब्सटैंटिएट द क्लेम मेड इन द एडवर्टाइजमेंट। ओके, तो दे मस्ट यूज और एक्सपीरियंस अ प्रोडक्ट और सर्विस बिफोर एंडोर्समेंट। इन्फ्लुएंसर को रिफ्रेन करना है कोई भी जो फॉल्स, मिसलीडिंग, एग्जैगरेटेड क्लेम्स अगर बना रहे हैं। फॉर हेल्थ इन्फ्लुएंसर डिस्क्लोजर सर्टिफिकेशन,
एंडोर्सर जो है उनको डिस्क्लोज करना है सो दैट दे आर सर्टिफाइड हेल्थ फिटनेस एक्सपर्ट एंड मेडिकल प्रैक्टिशनर्स। डिस्क्लेमर क्या है, एंडोर्सर जो है उनको क्या करना है, इंश्योर करना है कि जो ऑडियंस है, ऑडियंस अंडरस्टैंड करे इसको कि उनके जो एंडोर्समेंट है वो एक सब्स्टिट्यूट की तरह ना देखे जाए फॉर प्रोफेशनल मेडिकल एडवाइस। फॉर इन्फ्लुएंसर रजिस्ट्रेशन कैन ऑफर इन्वेस्टमेंट रिलेटेड एडवाइस विद सब्जेक्ट जैसे बैंकिंग है, फाइनेंशियल सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, ओनली आफ्टर रजिस्टरिंग विद द सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। दूसरे जो फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर है उनको प्रोसेस करना है अप्रोप्रिएट क्रेडेंशियल्स, जैसे कि लाइसेंस लेना है कहाँ से, इंश्योरेंस रेगुलेटरी और डेवलपमेंट अथॉरिटी जो है इंडिया से। बिना लाइसेंस लिए आप ये इस चीज को क्या कर सकते, प्रैक्टिस नहीं कर सकते। अब कुछ गाइडलाइंस भी है। गाइडलाइंस किसके लिए, प्रिवेंशन ऑफ मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट एंड एंडोर्समेंट फॉर मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट 2022 की प्रोविजंस देख लेते हैं इसके। ये सरोगेट एडवर्टीजमेंट को प्रोहिबिट करता है। कोई भी जो सरोगेट एडवर्टीजमेंट है, जैसे अल्कोहल का ब्रांड है, एडवर्टाइजिंग फॉर सोडाज, म्यूजिक, वो गुड्स और सर्विसेज के लिए ही होना चाहिए जिसका एडवर्टाइजिंग जो है ये प्रोहिबिटेड भी है और इसका रेस्ट्रिक्टेड भी है। अब आता है प्रोहिबिट टारगेटिंग एंड चिल्ड्रन। एडवर्टाइजमेंट जो एडवांटेज लेते हैं चिल्ड्रंस के इनएक्सपीरियंस का, वो भी यहाँ पे प्रोहिबिट हो गए हैं। पेनल्टीज है, अगर कोई वायलेशन हो रहा है इसकी वजह से पेनल्टीज हो सकती है अंडर द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का और दूसरे रेलिवेंट प्रोविजंस का ऑफ द लॉ। सीसीपीए इम्पोज कर सकता है पेनल्टी ऑफ अप टू ₹10 लाख ऑन मैन्युफैक्चरर्स या फिर एडवर्टाइजर्स या फिर एंडोर्सर्स। पर सबसीक्वेंट ऑफेंसेस एक पेनल्टी हो सकती है 50 लाख रुपए तक की। ओके, सो अब आता है कि शेड्यूल्ड ट्राइब्स और अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स रिकॉग्निशन ऑफ फॉरेस्ट राइट एक्ट 2006 का। ये न्यूज में क्यों था, रिसेंटली ये रिपोर्टेड था कि जो स्टेट है उन्होंने 40% जो लैंड क्लेम है अंडर द फॉरेस्ट राइट अंडर द फॉरेस्ट राइट, उसमें उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। फॉरेस्ट राइट क्या है 2006 का, ये रिकॉग्नाइज करता है राइट किसकी, जो भी फॉरेस्ट में रहती हैं ट्राइबल कम्युनिटीज जैसे कि और दूसरे ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स है टू फॉरेस्ट रिसोर्सेज के, उनकी पूरा अधिकार है जो फुल्ली फॉरेस्ट पे डिपेंडेंट है। कुछ तरह की जो राइट्स है अंडर सेक्शन 3 ऑफ द FRA एक्ट, इंडिविजुअल फॉरेस्ट राइट्स। इसका मतलब क्या है कि आप रह सकते हो फॉरेस्ट में अंडर द इंडिविजुअल और कॉमन ऑक्यूपेशन फॉर हैबिटेशन और सेल्फ कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड। कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट है, जितने भी कस्टमरी या ट्रेडिशनल राइट्स है उनको रिस्टोर करता है जो फॉरेस्ट ड्वेलिंग कम्युनिटीज है उनकी। तो ये क्या होना चाहिए, विद इन द ट्रेडिशनल और कस्टमरी बाउंड्रीज में ही होना चाहिए विलेज का, रेस्पेक्टिव ऑफ द ओनरशिप, क्लासिफिकेशन एंड साइज ऑफ फॉरेस्ट। कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स, तो अब यहाँ पे क्या है कि जो कम्युनिटी फॉरेस्ट रिसोर्स मैनेजमेंट राइट्स हैं उसमें इनके पास राइट ऑफ ओनरशिप आ जाती है। ये जो फॉरेस्ट रिसोर्सेज है उनको कलेक्ट कर सकते हैं, उनका इस्तेमाल कर सकते हैं और डिस्पोज करते हैं माइनस फॉरेस्ट प्रोड्यूस को जो ट्रेडिशनली कलेक्ट किया गया है जो उनका विलेज है उसकी या उससे बाहर बाउंड्रीज में। नोडल एजेंसी है इम्प्लीमेंटेशन के लिए स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन एडमिनिस्ट्रेशन। रोल क्या है ग्राम सभा का, अथॉरिटी है जो इनिशिएट करती है प्रोसेस फॉर डिटर्मिनिंग द नेचर एंड एक्सटेंट ऑफ इंडिविजुअल्स और कम्युनिटी फॉरेस्ट राइट्स ऑफ बोथ। लैंड टाइटल एक्ट रिकॉग्नाइज करता है राइट एक इंडिविजुअल की, एक फैमिली की, एक कम्युनिटी की ऑन द लैंड, हाउएवर क्लेम शुड नॉट एक्सीड मोर देन 4 हेक्टेयर्स। लैंड जो दी गई है अंडर FRA एक लीगल टाइटल है। लैंड राइट जो कन्फर है बाय द एक्ट वो हेरिटेबल थी सेक्शन 4 के हिसाब से FRA, लेकिन ये ट्रांसफरेबल नहीं थी या फिर एलियनेबल नहीं थी। डाइवर्जन किसका, फॉरेस्ट लैंड का फॉर लोकल डेवलपमेंट राइट्स। यहाँ पे स्कूल भी बना सकते हैं, डिस्पेंसरीज का एस्टेब्लिशमेंट हुआ है या फिर हॉस्पिटल्स का, आंगनवाड़ी सेंटर्स, प्रोटेक्टेड एरिया। फॉरेस्ट राइट एक्ट जो है वो एप्लीकेबल है नेशनल पार्क में, वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज में, टाइगर रिजर्व्स में। एक्ट क्या करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, जो प्रोटेक्ट करता है राइट किसकी, राइट टू इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड ट्रेडिशनल नॉलेज रिलेटेड टू बायोडाइवर्सिटी एंड कल्चरल डाइवर्सिटी।
लीगल और कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड रिलेटेड टू ट्राइब। सेक्शन 3 एक जो है फॉरेस्ट राइट एक्ट का कहता है कि जो ट्राइबल है उनके पास राइट है कि वो फॉरेस्ट ड्वेलिंग ट्राइबल कम्युनिटीज जो होती है बेसिकली, और दूसरी जो ट्रेडिशनल फॉरेस्ट ड्वेलर्स होती हैं उनके पास राइट है कि वो फॉरेस्ट में रह सकते हैं हैबिटेशंस के पर्पस से या फिर सेल्फ कल्टीवेशन फॉर लाइवलीहुड। आर्टिकल 244 कहता है रिलेटेड टू शेड्यूल एरियाज, इंपॉर्टेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट जो आए हैं ट्राइब से रिलेटेड। और इस माइनिंग कॉर्पोरेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013 में इसने सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ग्राम सभा जो है रीजन का डिसाइड करता है, वो डिसाइड करेगा अबाउट द प्रोजेक्ट। 3 टियर अप्रूवल प्रोसेस, ग्राम सभा प्राइमरी अथॉरिटी होती है अगर उनको इनिशिएट करना है ये होल प्रोसेस, और बाय रिसीविंग एंड वेरीफाइंग द क्लेम। एग्रीव्ड पर्सन है फ्रॉम द रिजोल्यूशन ऑफ ग्राम सभा, वो पिटीशन फाइल कर सकता है टू सब डिविजन लेवल कमिटी। कोई भी पर्सन है जो एग्रीव्ड है इस डिसीजन से SDLC के यानी सब डिविजन लेवल कमिटी, वो फाइल कर सकता है पिटीशन टू डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी। डिसीजन जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल कमिटी का ऑन द रिकॉर्ड ऑफ फॉरेस्ट राइट्स वो फाइनल होनी चाहिए। तुमसे फाइनल होनी चाहिए और क्या होनी चाहिए, बाइंडिंग होनी चाहिए। अब यहाँ पे हमारा आता है दूसरी इंपॉर्टेंट न्यूज, अब देख लेते हैं ये भाई क्यों इंपॉर्टेंट है। ई गवर्न स्टेट, केरला जो है पहला फुल ई गवर्न स्टेट बन गया है पूरे भारत में। इसने जो बहुत सारी जो गवर्नमेंट सर्विसेज है उनको डिजिटाइज कर दिया है ताकि एक ट्रांसपेरेंसी बनी रहे, जो सिटीजन है उनको क्या कर सके, ट्रांसपेरेंट डिलीवरी दे सके। ई गवर्नेंस का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक गवर्नेंस। वो क्या यूज करता है, ICTS जैसे वाइड एरिया नेटवर्क, इंटरनेट, मोबाइल कंप्यूटिंग, क्योंकि हमें एनहेंस करना है गवर्नेंस। इनिशिएटिव्स क्या क्या लिए हैं केरला की सरकार ने, केरला फाइबर ऑप्टिक नेटवर्क प्रोजेक्ट, जिसने इंटरनेट एक्सेस जो है वो एक सिटीजन की राइट यहाँ पे बना दिया है। E7M एक सिंगल पोर्टल है 900 पब्लिक सर्विसेज का टू ताल्लुक लेवल ऑफिसेस। डिमार्केशन ऑफ रोल्स, सेंटर ने डिमार्केट किया है रोल दोनों मिनिस्ट्रीज का, ताकि जो पॉसिबिलिटी है डुप्लीकेटिव ऑफ रेगुलेशंस ऑन डिजिटल मार्केट्स उसको क्या किया जाए, यहाँ पे रिमूव कर दिया जाए। मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA एंड मेटी। इंडिया का जो डिजिटल मार्केट है वो 1 ट्रिलियन को टच करेगा और ये है 2025 से 26 के बीच। अब जो MCA है वो क्या होगा, एक नोडल मिनिस्ट्री होगी जो जितने भी कंपटीशन है इश्यूज है उनको देखेगी। डिजिटल मार्केट्स में जितने भी कंपटीशन इश्यूज होते हैं, मिनिस्ट्री जो है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की वो सेक्टर स्पेसिफिक इश्यूज को देखेगी। सरकार जो है वो काम कर रही है लेजिस्लेशन को इंट्रोड्यूस करने के लिए, जैसे कि डिजिटल इंडिया एक्ट और डिजिटल कंपटीशन लॉ, या फिर रेगुलेट करने के लिए बहुत सारे फैसेट्स किसके, डिजिटल मार्केट्स के इंडिया में। पंचायत डेवलपमेंट इंडेक्स रिसेंटली ये रिलीज्ड है बाय द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पंचायती राज। ये क्या प्रोवाइड करते हैं, एक मैट्रिक्स मॉनिटर करने के लिए और इवैल्यूएट करने के लिए कि पंचायत की प्रोग्रेस क्या है। उससे क्या होता है कि इनको स्कोर दिया जाता है और स्कोर के बेसिस पे ये उसको ट्रैक करते हैं। ये रैंक करता है पंचायत को इसी स्कोर के बेसिस पे और फिर इनको 4 ग्रेड्स में कैटेगराइज कर देता है। ग्रेड 1 इंक्लूड करता है जिसके 75 से 90% हो, ग्रेड बी में आपका 60 से 75% आ गया, ग्रेड सी में 40 से 60 और ग्रेड डी जो 40% से अंडर है। आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स ने लॉन्च किया है आईना डैशबोर्ड फॉर सिटीज पोर्टल। ये क्या करेगा, इंफॉर्मेशन देगा ऑन स्टेटस एंड प्रोग्रेस ऑफ सिटीज 5 ब्रॉड थीमेटिक एरियाज के बेसिस पे। तो डिजिटल इंडिया कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करेगा हैंड होल्डिंग किसका, टू ULBS स्टेट्स इन द डेटा सबमिशन प्रोसेस। DIC प्रोवाइड करेगा एक स्ट्रैटेजिक सपोर्ट किसको, मिनिस्ट्रीज को, डिपार्टमेंट को, ताकि वो डिजिटल इंडिया मिशन को आगे ले जाए। अब इसमें कुछ गाइडलाइंस भी हैं
तो गाइडलाइंस देख लेते हैं, गाइडलाइंस है क्या। गाइडलाइन जो है ऑन एक्सेप्टेंस ऑफ अवार्ड्स बाय गवर्नमेंट सर्वेंट्स, ये इशू होता है बाय डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। की प्रोविजन जो है गाइडलाइंस के वो क्या है, अवार्ड गिवन बाय प्राइवेट बॉडीज और ऑर्गेनाइजेशन एक्सेप्टेड हो सकता है ओनली विद प्रायर अप्रूवल ऑफ कंपिटेंट अथॉरिटी। कंपिटेंट अथॉरिटी जो है वो क्या होगी, वुड बी सेक्रेटरी ऑफ द कंसर्न मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट। कंपिटेंट अथॉरिटी ग्रांट कर सकती है अप्रूवल सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन, अवार्ड शुड नॉट हैव बीन मॉनेटरी कंपोनेंट, क्रेडेंशियल्स ऑफ प्राइवेट बॉडीज, ये शुड बी ट्रस्टवर्दी। आर्टिकल 311 दो क्या कहता है, रिसेंटली जम्मू और कश्मीर गवर्नमेंट ने टर्मिनेट किया है सरकार के 4 एम्प्लॉइज अंडर आर्टिकल 3112C फॉर बीइंग थ्रेट टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट। आर्टिकल 311 क्या कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट अंडर यूनियन और स्टेट शैल बी डिसमिस्ड और रिमूव बाय एन अथॉरिटी सबऑर्डिनेट टू दैट बाय विच ही वाज अपॉइंटेड। आर्टिकल 311 क्लोज 2 क्या कहता है, इट प्रोवाइड्स दैट के कोई भी सिविल सर्वेंट वो डिसमिस नहीं होना चाहिए या रिमूव नहीं होना चाहिए, या फिर उसकी रैंक जो है हमें क्या नहीं करनी चाहिए, रिड्यूस नहीं करनी चाहिए। जब एक इंक्वायरी आई जिसमें इन्फॉर्म किया गया कि उसके अगेंस्ट कुछ चार्जेस है और आफ्टर इंक्वायरी इन विच ही हैज बीन इन्फॉर्म्ड गिवन अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड, उसको ये भी है कि वो जो है उसकी हियरिंग भी हो सकती कोर्ट के सामने। आर्टिकल 311 अलाउस करता है गवर्नमेंट को कि वो टर्मिनेट कर सकते हैं एम्प्लॉयज को विदाउट ऑर्डरिंग एन इंक्वायरी और गिविंग देम एन अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्लेन देयर पोजीशन इफ द प्रेसिडेंट या गवर्नर एज द केस मे बी इज सेटिस्फाइड इन द इंटरेस्ट ऑफ द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, इट इज नॉट एक्सपीडियंट टू होल्ड सच इंक्वायरी। मतलब अगर ये लगता है कि कोई जो गवर्नमेंट ऑफिसर है उसकी वजह से देश की सिक्योरिटी पे खतरा है तो उसको बिल्कुल फौरन के फौरन टर्मिनेट किया जा सकता है। और 5 ब्रॉड पिलर्स क्या है, आईना डैशबोर्ड के सिटीज के, पॉलिटिकल, एडमिनिस्ट्रेटिव, फाइनेंस, प्लानिंग, सिटीजन सेंट्रिक गवर्नेंस और डिलीवरी किसका, बेसिक सर्विसेज का। अब आता है नेक्स्ट जो है वो तो यहाँ पे हमारे जितने भी पॉलिटी के जो करंट अफेयर है वो मैंने इधर कंप्लीट कर दिया। और मेरी आपसे प्लीज रिक्वेस्ट है कि आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए प्लीज़, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो जो भी नोटिफिकेशन है वो आपको रिसीव नहीं होंगी। और लाइक करना मत भूलिए। थैंक यू।